हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और मैं भी आपको एक सब्जेक्ट से परिचित करवाऊंगी या उसके बारे में कुछ बताऊंगी। और ये आने की वजह मेरे पास बस एक ही है। मैं सोची कि मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम उन्हें नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो छूट जाती है, वो बाद में स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं कुछ अपने तरीके का सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जिससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आप लोग को। चलिए तो हम लोग चलते हैं साइंस सब्जेक्ट। साइंस साइंस सब्जेक्ट में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? साइंस का मतलब होता है विज्ञान, विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल नॉलेज का मतलब होता है कि किसी भी विषय पर या वस्तु पर कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल प्रूव्ड हो। ऐसा नहीं कि बस कुछ कह दिया गया और उसे मान लिया गया। तो इस तरह की बातों का जिस सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है दैट इज साइंस। साइंस में पहले थियोरीज होते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके उसको बिल्कुल प्रूव्ड कर दिया जाता है और तब उसे हमारे सामने परोसा जाता है या बुक में लिखा जाता है या पढ़ाया जाता है। तो कॉमनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर इंक्लूडेड इन साइंस। ये तीन सब्जेक्ट ही हम लोग साइंस में इंक्लूड करते हैं। अब तो बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होने लगे हैं, होम साइंस, ज्योग्राफी, जो भी सारा कुछ। बट यहाँ मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। अब बायोलॉजी के बारे में चलने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये साइंस टर्म या सब्जेक्ट या बायोलॉजी के बारे में किसने बताया सबसे पहले। बायोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी करने के लिए सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले बताया एक ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने, और इसलिए उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है या फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। फिर फर्दर हम लोग चलते चलेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी, इस तरह से अलग अलग होते जाएगा और किसका कौन फादर है, किसको उसका नाम दिया जाता है कि जिन्होंने पहली बार बताया इस सब्जेक्ट के बारे में। तो पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसने बायोलॉजी के बारे में पहली बार बताया। उनका कहना था कि जीव जंतु कुछ ऐसे हैं जिसके शरीर में रक्त प्रवाहित होता है और किसी के शरीर में नहीं होता है। इस तरह की कुछ बातें स्टार्टिंग में उन्होंने कही और उसके बाद से फिर तो कोई भी बात सामने आई तो रिसर्च स्टार्ट हो जाते हैं उस पर। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हो जाएंगे आपके एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो जाएगा? एरिस्टोटल, एक ग्रीक फिलोसफर। सबसे पहले इन्होंने ही बायोलॉजी के बारे में बताया और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली इस पे रिसर्च चलते रहे, अचीवमेंट होते रहे, डिस्कवरीज होते रहे। अब ये ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने बायोलॉजी के बारे में बताया, इसलिए वो फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं। और ग्रीक वर्ड से ही बायोलॉजी टर्म की भी उत्पत्ति हुई। बायोलॉजी टर्म की उत्पत्ति हुई है दो ग्रीक वर्ड्स से, दो ग्रीक वर्ड्स मिलकर के और बायोलॉजी टर्म बनाते हैं। वो दोनों टर्म है बायोस एंड लोगोस। तो यहाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बायोलॉजी इज derived from Greek words
बायोस एंड लोगोस। ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने ही सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में बतलाया, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी। और ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस दोनों मिलकर के बायोलॉजी वर्ड का फॉर्मेशन किया। बायोस मीन्स होता है लाइफ, लोगोस मीन्स होता है स्टडी। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रही हूँ, बिल्कुल छोटे से नीचे से जूनियर पहलू से चल रही हूँ, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। मेरा व्यू भी यही है कि अदर हिंदी और इंग्लिश किसी में भी हमारे बच्चों को ये नहीं हो कि सब कुछ जानते हैं, बस ये टर्म के कारण समझ नहीं आ रहा, ये वर्ड्स बीच में है जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। और 100% नहीं लेंगे, सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, बायोस एंड लोगोस। अब यहाँ बायोलॉजी का मीनिंग भी ये बता दे रहा है। बायोलॉजी मीन्स लाइफ के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन संबंधी अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about living organisms and their vital activities। क्योंकि जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, स्टडी ऑफ लाइफ है, तो फिर उसकी सारी क्रियाएं भी तो जैविक ही होगी, जीवन संबंधी होगी। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ए ब्रांच ऑफ साइंस। वो क्या डील करता है ब्रांच ऑफ साइंस? ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with living organisms and their vital activities, या इसको प्रोसेसेस भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका बायो का डेफिनेशन। ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with living organisms and their vital activities, जीवन संबंधी क्रियाएं और जीवों के बारे में जो साइंस का ब्रांच, जो विज्ञान की शाखा बताती है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं? ठीक है, जीवों के बारे में स्टडी करना है बायोलॉजी में हम लोग को, तो पूरी पृथ्वी पर इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं कि उनका स्टडी एक साथ पॉसिबल नहीं है। जैसे प्लांट्स हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं सारे, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन दोनों के साथ साथ एक और टाइप का लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दैट आर माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये तीन वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनका स्टडी करना है हमको बायोलॉजी में। अब एक साथ तो स्टडी कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया गया। 3 मेन ब्रांचेज, मेन ब्रांचेज मैं बोल रही हूँ, देख लेते हैं उसे भी जरा। Biology is divided
into 3 main branches. क्यों? फॉर कन्वीनियंट स्टडी, हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए 3 मेन ब्रांचेज में बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया गया। अभी मैं बताइए आप लोग को कि एक तरफ हम लोग पेड़ पौधे को रख देते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एनिमल से बिल्कुल डिफर करता है, कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए उसको बिल्कुल अलग रखना ही उचित है। एनिमल्स वो प्लांट से बिल्कुल डिफर करते हैं, इसलिए इसको भी अलग रखना है। प्लांट्स को एक ग्रुप में रख देना है, एनिमल्स को एक ग्रुप में रख देना है, और थर्ड मेजर ग्रुप है दैट इज माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या सूक्ष्म जीव जंतु, जिसे सूक्ष्म जगत के नाम से जानते हैं। तो ये 3 ब्रांचेज हो गए हम लोग के। पहला हो गया बॉटनी, इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जिसमें स्टडी करेंगे, यानी बायो का वो ब्रांच जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज बॉटनी। सेकेंड हो गया जूलॉजी, आप लोग समझ ही रहे होंगे, इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। ये हो गया आपके जूलॉजी। थर्ड ब्रांच हो गया माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, दैट कांट बी सीन विद द नेकेड आइज, जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। माइक्रो मीन्स इतना सूक्ष्म होता है, यानी सूक्ष्म जीव जगत है ये। तो इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे? माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सके, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये बायोलॉजी के 3 मेन ब्रांच हो गए, 3 मेन शाखाएं हो गई, 3 मेन ब्रांचेज हो गए। एक जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, दूसरा जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और तीसरा जिसमें सूक्ष्म जीव जगत। प्लांट्स आप लोग समझ रहे होंगे, ग्रास ले लीजिए, या बरसात में जमीन पर फर्श पे लगे हरे हरे काई जो एल्गी है, तो एल्गी ले लीजिए, या फिर बड़ा सा बनियान ट्री ले लीजिए, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, सारे प्लांट्स में आ जाएंगे। एनिमल्स भी आप समझ रहे हैं, बिल्कुल छोटा से छोटा जो नेकेड आई से देख सकते हैं, एंड चींटी से लेकर के और जितने बड़े एनिमल्स तक चले जाइए। माइक्रोस्कोपिक में क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? तो इसमें हो सकता है आपका बैक्टीरिया, वायरस भी हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा, अभी मैं बोली एल्गी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वायरस में इसलिए नहीं लिख रही कि वायरस माइक्रोस्कोपिक है, बट अभी तक साइंटिस्ट ने ये क्लियर नहीं किया है कि वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। प्लांट्स एनिमल का तो छोड़ दीजिए, लिविंग और नॉन लिविंग यही भी क्लियर नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग किसी ग्रुप में उसको नहीं रख पाते हैं, फिट नहीं होता है, तो उसको हम लोग अलग से स्टडी कर लेंगे। तो ये 3 मेन ब्रांचेज हो गए बायोलॉजी के। अब हम लोग चलते हैं कि 3 मेन ब्रांचेज बायोलॉजी के हैं, चलिए ठीक बात है, प्लांट्स को ही ले लेते हैं। तो प्लांट्स में भी मैं बताइए कि बरसात के दिनों में फर्श पर लगे हरे हरे काई से लेकर के बड़ा बड़ा बरगद का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़ तक के सारे प्लांट्स में आ जाते हैं। क्या इन सबको एक साथ हम लोग स्टडी कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। एनिमल्स में भी छोटा से छोटा जीव जंतु से लेकर के बड़ा से बड़ा जीव जंतु तक की इतनी सारी वेराइटीज है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, क्या इसका स्टडी एक साथ कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी में भी सेम है। इसलिए अब फिर इन सारे ब्रांचेज को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ब्रांच में बांट दिया गया। अब ह्यूमन बॉडी ही ले लीजिए,
या कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स का ले लीजिए, किस चीज़ का बना होता है, सेल का बना होता है, तो उसका अलग से स्टडी करना है। टिश्यू का अलग से स्टडी करना है, सारे फंक्शंस को अलग से स्टडी करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग से स्टडी करना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलग से देखना है। तो इस तरह से फिर बहुत सारे ब्रांचेज में बायो को बांट दिया गया। ये 3 मेन ब्रांच, जिसमें 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। उसके अकॉर्डिंग बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी हो गया आपका। अब मैं चलती हूँ और जो छोटे छोटे ब्रांचेज हैं, और बहुत सारे ब्रांचेज हैं, 3 ही नहीं है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। और सारे ब्रांचेज स्पेशल हैं। जिस पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिस फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उन सब के लिए अलग अलग ब्रांच दे दिया गया है और उसमें उनका डिटेल स्टडी है। मैं यहाँ पे 2-4 ब्रांचेज आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट क्लास से और हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। और चूँकि मैं चाह रही हूँ कि बेसिक लेकर के चलूँ आगे, इसलिए पहले मैं साइटोलॉजी से स्टार्ट कर रही हूँ, सेल बायोलॉजी से। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। ये जो बेसिक क्लासेस नहीं, बेसिक ग्रुप्स हैं, बेसिक ब्रांचेज हैं, जिनका अभी हम लोग स्टडी करेंगे। मैं बस उतना ही लिख रही। इसके बाद फिर टैक्सोनॉमी के बाद फर्दर हम लोग एडवांस होते चले जाएंगे, तो आगे फिर से ग्रुप्स को देखते चलेंगे। बस इनको थोड़ा समझ लीजिए। साइटोलॉजी, अब इस ब्रांच में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट सेल। सेल का होल एंड सोल स्टडी करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर नेकेड आई से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से ही स्टडी होता है या स्लाइड से स्टडी होता है। तो ये साइटोलॉजी में स्टडी अबाउट सेल्स, स्टडी अबाउट सेल, सेल ही। हिस्टोलॉजी, ए ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू हो गए, तो उनका फिर अलग से स्टडी करेंगे, तो स्टडी अबाउट टिश्यू। मॉर्फोलॉजी, अब सेल और टिश्यू का स्टडी तो हो गया, लेकिन जैसे देखिए ह्यूमन बीइंग है हम लोग, तो ऊपर से देखने में 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 पैर है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसा भी है, कुछ क्या बहुत कुछ, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, ब्लड है, वेन है, आर्टरी है, जितने भी बहुत सारे ऑर्गन्स, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, सारे ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स हैं और उनका स्टडी भी जरूरी है। बाहर से एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसी तरह ये तो मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग का बोल रही, प्लांट्स का या अदर ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन फिर इंटरनल स्ट्रक्चर का भी पता करना जरूरी है। जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर का हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, तब तक के ना ही ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, डिजीज का ट्रीटमेंट, या फिर सर्वाइवल के लिए, हैबिटेट ढूंढने के लिए बहुत तरह की बातें हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए एक्सटर्नल फीचर का स्टडी करना जरूरी है और इंटरनल फीचर का भी, यानी बाहरी रचना और भीतरी रचना। ये मॉर्फोलॉजी हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जिस ब्रांच में, बायो के जिस ब्रांच में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल, तो इंटरनल कैसे स्टडी करते हैं, स्लाइड बना के, डिसेक्शन करके, कट करके तने को, तो इस तरह से ये हो जाएगा एनाटॉमी। इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें डिसेक्शन जरूरी है, कट जरूरी है, तभी इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे।
इसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजी। हमने सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, बाहरी फीचर्स उनका देखा, स्ट्रक्चर देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। अब भाई वो कौन सा ऑर्गन कौन फंक्शन करता है, जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स में ही ले लीजिए, हम ही लोग का है तो हाथ है, इसका अलग फंक्शन है, आंख है, इसका अलग फंक्शन है। तो इस तरह से सारे स्ट्रक्चर्स का फंक्शन का स्टडी हम लोग जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज फिजियोलॉजी, स्टडी अबाउट फंक्शंस। लास्ट है टैक्सोनॉमी। ठीक है, इतने सारे हम लोगों ने बांट दिया ब्रांचेस में, अभी और बहुत ब्रांच बाकी हैं, लेकिन इसमें भी सोचिए कि जितने प्लांट्स हैं सबके सेल का स्टडी एक साथ हो सकता है क्या? जितने एनिमल्स हैं सबका इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसके लिए उनका ग्रुपिंग करना जरूरी है, उनको अलग अलग क्लासेस में बांटना जरूरी है। अब वो किस बेसिस पे, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो बच्चे इंटर के हैं, 10th के हैं, 9th के हैं, तो किस बेसिस पे ये क्लास बनता है आपका? एक एज सिमिलरिटीज होती है, एक नॉलेज की सिमिलरिटीज होती है। तो इस तरह से कुछ सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग उनको सेम क्लास में, सेम ग्रुप में रखा जाता है, और कुछ डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाता है। जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, सेम स्ट्रक्चर वाले होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, और जो उससे डिफर करते हैं डिसिमिलरिटीज वाले को अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो इसके बारे में हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, उनके ग्रुपिंग, उनका क्लासिफिकेशन, उनके सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में बंटवारे के बारे में जिसमें पढ़ते हैं दैट इज टैक्सोनॉमी, और उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और समथिंग समथिंग। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। सेल का स्टडी, चूंकि यूनिट ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, उससे बड़ा हो गया ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कट करके, स्लाइड बना के या डिसेक्शन करके, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, उनका काम क्या है, आइदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, दोनों का फंक्शंस क्या है। टैक्सोनॉमी, अब सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में जो एक जैसे हैं, जिनमें सिमिलरिटीज है जिनके कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर में, उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया, डिसिमिलरिटी वाले को छांट दिया गया। दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इसके बाद फर्दर ब्रांचेज हम लोग देखते चलेंगे। इतना फिनिश करने के बाद आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे साइटोलॉजी में। थैंक्स।